लेक्चर 2 इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 चल रहा था। हमने पढ़ा था 7073 का एक्ट आ गया था। 7073 के एक्ट में कुछ लूपहोल्स रह गए थे, उसको ठीक करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया जिसको हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला। अब वो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या थे। तो देखो, वो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 का अमेंडिंग एक्ट, उसमें क्या हुआ, तो जो गवर्नर जनरल था, जिसको हमने बंगाल का गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन पोस्ट एक क्रिएट कर दी थी कि आज से जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा, और जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर ही काम करेंगी। ये हमने पढ़ा था। तो अब वो जो गवर्नर जनरल जनरल था उसको, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, अगर वो लोग अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर था। यानी इसका मतलब हो गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता में एस्टेब्लिश किया था 1774 में। और वो जो सुप्रीम कोर्ट है, अब 1781 के एक्ट में ये कहा गया, जिसको हम अमेंडिंग एक्ट बोल रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोल रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है कोलकाता में, उसके बाद जुरिस्डिक्शन नहीं है किस चीज़ की, जो गवर्नर साहब है, गवर्नर जनरल, जो हमने इतनी बड़ी पोस्ट क्रिएट की है गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जो, वो अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आप के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मैटर को डील करने की। और अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं तो वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है। ऐसा पहला फीचर है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, अमेंडिंग एक्ट 1781 का। ठीक है, नाउ आगे बताओ। आगे ये है कि जो रिवेन्यू मैटर्स हैं, उस अगर रिवेन्यू मैटर्स को लेके कोई डिस्प्यूट है, रिवेन्यू मैटर मतलब अगर इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अगर रिवेन्यू कलेक्ट करती है तो उससे अगर कोई एग्रीड पर्सन है, ब्रिटिश से कोई एग्रीड पर्सन है जो जैसे ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जैसे उसकी पॉलिसी, अगर उससे कुछ परेशान है लोग, तो वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता था। यानी ब्रिटिश कंपनी के रिवेन्यू कलेक्शन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। ये भी एक इस एक्ट में बताया गया है। ओके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है, तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट, आप जो कोलकाता के लोग हैं वहाँ के लोगों की मैटर सुनोगे, और हिंदू जो हैं उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, और मोहम्मडन के ऊपर मोहम्मडन लॉ एप्लीकेबल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। ओके, नाउ एक बात और बताई गई है इस एक्ट में कि जो अलग अलग जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में जो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उसमें जो कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट से अगर कोई अपील होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगी, वो अपील गवर्नर जनरल के पास आएगी। जो गवर्नर जनरल प्लस में उसके साथ में एक काउंसिल क्रिएट की थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जिसमें 4 मेंबर रखे गए थे, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर रही थी। तो बताया गया कि जो प्रोविंसेस में कोर्ट हैं, यानी जो ब्रिटिश के अंडर प्रोविंसेस हैं उसमें जो कोर्ट्स हैं, उसमें जो अपील होगी उन कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाके जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो सुनेंगे अपील भी। तो सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कह दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उसके डिसीजन की अपील गवर्नर जनरल प्लस में उसकी काउंसिल सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। क्लियर है? ओके, और जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है वो मिलके जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, उन प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार क्या क्या बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, अमेंडिंग एक्ट है 1781 का, जिस जो 1773 में लूप होल रह गए थे उसके लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बता रहे हैं। उसमें कुछ बातें हैं, वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो
जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग, कोलकाता में 1774 में बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आपके पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन नहीं है। बता दिया कि जो गवर्नर जनरल है, उसकी जो काउंसिल है, उसके जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो लोग काम करते हैं, वो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं तो इंटरफेयर नहीं करना है। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, उन प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील होगी वो भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सुनेगी। और प्रोविंशियल कोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल बनाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट को करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोला फिर मेरे को क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आपको जो कोलकाता के लोग हैं उनकी उनके मैटर सुनने हैं। और मोमडन लोगों के ऊपर मोमडन लो एप्लीकेबल होगा, और हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लो एप्लीकेबल होगा। इसका बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा जी। फिर आया पिट इंडिया एक्ट 1784। फिर पिट इंडिया एक्ट 1784 आया, यानी पहले आया 1773 एक्ट, फिर आया 1781 एक्ट, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोल रहे हैं, और फिर आया पिट इंडिया एक्ट 1784। अब पिट इंडिया एक्ट क्या कहता है? पिट इंडिया एक्ट, पिट का मतलब क्या है? तो उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम्स पिट, उस उनके नाम पे ये एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है, इस एक्ट ने कहा कि देखो, कंपनी में जो गवर्निंग बॉडी है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे नॉर्मल कंपनी में आप सुनते हो गवर्निंग बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना कहला के उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही बोल रहे थे हम, है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गवर्निंग बॉडी थी। तो पिट एक्ट 1784 ने कहा कि देखो, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ एक नई बॉडी बनेगी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ क्या बनेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। और अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, ये और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिलके कंपनी के अफेयर्स संभालेंगे। अब कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आप तो कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स संभालो, क्योंकि आप लोग तो बिजनेसमैन हो, तो कॉमर्शियल मैटर संभालो कंपनी के। ये तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला। और जो नई बॉडी क्रिएट करी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उनको कहा कि देखो, आप जो नई बॉडी, नया खून हो, नई बॉडी क्रिएट हुई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, आप कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, उन चीज़ों को संभालो। तो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आगे से क्या संभालेंगे? कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स, बिजनेस रिलेटेड मैटर संभालेंगे। और जो नई बॉडी बनी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। यानी इसका मतलब ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गया पिट इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको पॉलिटिकल अफेयर भी संभालने हैं, और यानी इसका मतलब कंपनी के जो भी सिविल मैटर हैं, मिलिट्री रिलेटेड मैटर हैं, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर हैं, वो सारी चीज़ें किसको संभालनी है? को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संभालनी है। नाउ इस एक्ट ने पिट इंडिया एक्ट ने ये कहा फर्स्ट टाइम कि जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में, यानी कंपनी के कब्जे में जो टेरिटरी है इंडिया में, आज से वो कहलाएंगी ब्रिटिश पोसेशंस। क्या कहलाएंगी? ब्रिटिश पोसेशन। और ठीक है। और दूसरा जो दूसरी बात इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या सामने आई कि नाउ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी अफेयर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है इस एक्ट के बाद, ये देखने को मिला। क्लियर है? तो पिट इंडिया एक्ट और 1784 एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या संभालेंगे? कॉमर्शियल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संभालेंगे? पॉलिटिकल अफेयर, यानी डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और यहाँ पे कंपनी की जो टेरिटरी इंडिया में वो ब्रिटिश पोजीशन कहलाने लगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा खासा। नौ फिर उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1786। अब एक्ट ऑफ 1786 क्या हुआ? देखो, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे जो 1773 में अपॉइंट हुए थे? वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अब उनको बेचारों को ब्रेक लेना था, तो अब नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाए? तो नाम आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, CORNWALLIS। तो कहा कि भाई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाए 1786 में। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई देखो, मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें मान लो तो मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए तैयार हूँ। तो बताया भाई आपकी दो शर्तें क्या हैं? तो उसने कहा देखो, एक तो
मैं गवर्नर जनरल बंगाल बनूंगा तो मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी 4 जनों की, जो मेरे को असिस्ट करेगी। तो भाई कुछ स्पेशल मैटर्स में मेरा जो डिसीजन है वो जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उससे उसको ओवरराइड करेगा। ये नहीं, वैसे तो ठीक है मैं और काउंसिल मिलके ही डिसीजन लेंगे, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल मैटर में मैंने जो बोल दिया और काउंसिल अगर कुछ और बोल रही है तो उन स्पेशल केसेस में मेरा डिसीजन एप्लीकेबल होगा। एक तो मुझे ये पावर दो, ठीक है। और एक जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उसका मैं कमांडर इन चीफ बनूंगा, यानी जो ब्रिटिश फोर्सेस है इंडिया में उसका मेरे को बनाओ कमांडर इन चीफ। तो भाई कहा कि ठीक है सर, आपको कमांडर इन चीफ बनाते हैं और आपका डिसीजन कुछ स्पेशल केस में आपकी काउंसिल से को ओवरराइड करेगा। ये दो बात हम आपको देते हैं, और इसी बात के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया था। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है ये क्या है, तो देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या करा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिनको 1786 में दो पावर दी थी, एक तो कमांडर इन चीफ बने थे वो ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया के, और दूसरा दूसरा उनको कहा था कि कुछ स्पेशल केसेस में आपका डिसीजन ओवरराइड करेगा आपकी काउंसिल को। अब यही जो पावर है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, इसी पावर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया और कहा कि सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास पावर नहीं, आगे भी जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होंगे उनके पास भी ये सारी पावर रहेगी। और जो गवर्नर जनरल नहीं, नॉर्मल जो प्रेसिडेंसीज है उनमें जो दूसरे गवर्नर हैं, क्योंकि जो बंगाल है उसमें जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बोल रहे थे, बाकी और जगह के जो गवर्नर है वो सिंपल गवर्नर ही कहलाते थे। तो बोले कि जो और प्रेसिडेंसीज है उनमें जो गवर्नर है उनको भी ये पावर मिलेगी कि जो नॉर्मल प्रेसिडेंसीज हैं बंगाल को छोड़ के, उसमें जो नॉर्मल गवर्नर हैं उनकी भी जो काउंसिल है उनके गवर्नर के डिसीजन उनकी काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं। ये को बोला। और जो गवर्नर आगे के जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल बंगाल होंगे उनके पास भी लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसी पावर रहेगी। मतलब कहने का मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी थी वो एक्सटेंड करी गई, और प्लस में खाली गवर्नर जनरल बंगाल को नहीं बल्कि दूसरे जो गवर्नर हैं प्रेसिडेंसीज के उनको भी ऐसी पावर, सिमिलर पावर दी गई कि आपका डिसीजन स्पेशल केसेस में आपकी काउंसिल को ओवरराइड करेगा, ठीक है। और फिर कहा कि देखो जो ये प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे और मद्रास हैं जिनको हमने 1773 एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के का सबॉर्डिनेट बना दिया था। अब इन यहाँ ये जो बॉम्बे की और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं इनका और ज़्यादा कंट्रोल हम आज इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे रहे हैं। यानी इसका मतलब 1773 एक्ट में ही जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो गई थी, और इस एक्ट में ये और ज़्यादा पावर दे दी कि सबॉर्डिनेट तो हो तुम, लेकिन और ज़्यादा पावर दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो ये तो कुछ खास बातें नहीं है। अब जो खास बात है, यानी इस एक्ट के अंदर एक बात जो आपको याद रखनी है, बाकी बात तो आप चाहे भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस एक्ट ने कंपनी को फर्दर 20 ईयर्स की मोनोपोली दे दी टू ट्रेड इन इंडिया। यानी इसका मतलब कंपनी को इस एक्ट में बोल दिया गया कि चलो आप 20 साल तक और इंडिया में ट्रेड करना, आपकी कंपटीशन में कोई और दूसरा इंग्लैंड से नहीं आएगा ट्रेड करने के लिए। 20 साल की मोनोपोली दे दी, ठीक है। और ये कहा गया कि नाउ लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो शर्त रखी थी कि वो कमांडर इन चीफ बनेंगे ब्रिटिश फोर्सेस के, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से जो भी नया गवर्नर जनरल होगा वो कमांडर इन चीफ नहीं होएगा, कमांडर इन चीफ नहीं होएगा। तो इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा तो वो खुद से कमांडर इन चीफ जो गवर्नर जनरल है उसको अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट की मर्जी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी तो कमांडर इन चीफ बनाएगी किसको, गवर्नर जनरल को। अदरवाइज ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हुआ कि आप गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए तो आप कमांडर इन चीफ भी बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद बताया कि जो नई बॉडी क्रिएट हुई थी कोड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ एक नई बॉडी बनी थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल रहे थे। बोले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे हैं, अब उनकी जो सैलरी वैलरी और उनका स्टाफ है जो उसकी भी सैलरी वैलरी वो इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। ये बात तय हुई।
ना फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, यानी 1813 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने आते ही भाई साहब ये बोल दिया कि भैया अब जो मोनोपोली आपको 20 साल के लिए मिली थी, कौन से एक्ट में, चार्टर एक्ट 1793 में जो मोनोपोली मिली थी आपको, अब वो मोनोपोली होती है खत्म। अब भाई वो सब जो ब्रिटिश मर्चेंट है सब इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी कंपनी की मोनोपोली सिर्फ टी में, चाय में इंडिया में चलती रहेगी, और जो चाइना से साथ ट्रेड हो रहा है वो मोनोपोली भी ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी फर्दर। क्लियर है। और इस एक्ट ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन धर्म को फैला रहे थे, उनको बोला कि आप आओ इंडिया में और लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में बताओ, और वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया इस एक्ट ने इंडिया में, कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और लोकल गवर्नमेंट्स को बोला कि आप पर्सनल टैक्स लगा सकते हो लोगों के ऊपर। तो फिलहाल ये जो एक्ट चार्टर एक्ट 1813 है, उसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन टी में मोनोपोली चलेगी और ट्रेड विद चाइना के साथ मोनोपोली चलेगी कंपनी की। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, क्रिश्चियन मिशनरीज को बोल दिया गया आओ और लोगों को एनलाइट करो और नॉलेज दो। और तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे इंडिया में फैलाया गया। ये मेन बात है चार्टर एक्ट 1813 की। ठीक है, तो अब याद रखना है चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी की मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और बोला कि और भी दूसरे लोग अब यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने आ सकते हैं, ब्रिटिश मर्चेंट्स आ सकते हैं इंडिया में बिजनेस करने, लेकिन कंपनी की मोनोपोली अभी चाय में चलती रहेगी और जो चाइना के साथ ट्रेड है वो चलती रहेगी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं इसके आगे फर्दर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास में हमने चार्टर पिट इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के फीचर्स पढ़े, और एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा, और चार्टर एक्ट 1793 पढ़ा, और चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़े। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।